Okay, good morning all of you. Good morning Aniket, good morning Riddhi. Good morning all, good morning. Okay बेटा, प्रॉब्लम बेटा कुछ चैट्स दिखाई दे रहे हैं, जस्ट मिनट देख लेते हैं जिसका जो भी प्रॉब्लम है, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास। लिंक ओपन नहीं हो रहा है अभी बेटा, ओपन हुआ क्या चेक करो। ओके बेटा, अभी अलाउ रखा हूं मैंने। ओके, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। ओके ठीक है, गुड कल्याणी, ठीक। और भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, कॉल आ रहे थे उन लोगों के, इसलिए थोड़ा सा क्लास डिले हो गया हमारा। हाँ बेटा, अभी जूम ऐप जो है 5.0 क्वालिटी ऐप अपडेट करना पड़ेगा सभी लोगों को, यदि किसी के साथ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग रुतिका, प्रगति, गुड मॉर्निंग जानवी। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। चलो बेटा, तो आज का फर्स्ट लेक्चर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके। बेटा अनिकेत, एक काम करो, मैंने एक लिंक शेयर किया हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें उस लिंक पे क्लिक करके जो भी क्वेरीज है सबमिट कर देना। ओके, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। बेटा एक बार रीसेट करना अपने फॉर्म को, और जब जैसे रीसेट करोगे वंस अगेन जब आप वहां पे अब करोगे तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सबमिट हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, मैंने डाली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रिकनेक्ट कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैंने मीटिंग को लॉक नहीं किया हूँ, आज थोड़ा सा न्यू क्लास है, न्यू अपडेट्स है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, सभी लोग ट्राई कर लो बेटा। आंसर की अपडेट कर दिया हूँ बेटा मैंने पर्सनल ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप है। जितने लोग टेस्ट दिए हैं उन लोगों को आंसर की मिल गई है, यदि कोई और टेस्ट दिया आंसर की नहीं मिली है तो मुझे मैसेज करना। ओके बेटा, रिकनेक्ट करो क्लास। कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? बाकी लोगों को ऑडियो क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर आ रहा है? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग। ओके, बाकी लोगों का क्लियर है बेटा, वॉइस क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, सारी चीजें, डिस्प्ले क्लियर हो रहा है। ओके ठीक है बेटा, तो जिसे प्रॉब्लम आ रहा है रिज्वाइन करो जल्दी से, ताकि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि किसी को भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फास्टली बेटा। डिस्प्ले क्लियर है क्या बेटा बाकी लोगों का? देखो डिस्प्ले में सिर्फ एक छोटा सा वहां पे हेल्थ लिखा हुआ है और बाकी टोटल व्हाइट बैकग्राउंड है। रिज्वाइन करो बेटा। ओके, श्रुति का नेटवर्क स्लो है तो बाकी के ऐप चेक कर लो या फोन को रिस्टार्ट करो, ऐप को अपडेट करो, उसके बाद फिर ट्राई करो। ओके बेटा, गुड ईश्वरी, चलो ठीक है बेटा। तो आज जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है, ये कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करना है। मीन्स ये जो चैप्टर आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। और आज के टाइम पे बेटा ये चैप्टर बहुत जरूरी है हमें पढ़ना। ठीक है। अब देखो, अभी तक के यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी की है, जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा बेटा कनेक्ट करेंगे हम इस चैप्टर को, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए हम पढ़ेंगे। एक मैसेज आया बेटा मुझे, लो सिस्टम रिसोर्स में अफेक्ट ऑडियो क्वालिटी। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, सॉल्व हो गया है। तो अभी हम लोग बेटा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये सेल हो गई, फिर ये न्यूक्लियस, और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड। ये हम लोगों ने स्टडी किए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में हम लोगों ने दो टर्म देखे थे, एक तो हम लोगों ने डीएनए का स्टडी किए हैं और दूसरा हम लोगों ने आरएनए का स्टडी किया है। तो डीएनए और आरएनए में हम लोगों ने जो स्टडी की है, इसी के साथ साथ बेटा फाइनली हम लोगों ने डीएनए और आरएनए जो है इनका किस तरह से एक्सप्रेशन होता है, कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है। तो इस तरह से बेटा एक डीएनए जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट है,
और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस जो प्रेजेंट है, चाहे डीएनए की हम बात करें या फिर आरएनए की, और इसी के साथ साथ इस सीक्वेंस में स्पेशल टाइप का जो सीक्वेंस है जो एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्स करता है, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रॉन और एक्सॉन का टर्म हमने समझे थे, जिसमें हम लोगों ने कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस का स्टडी किए, जिसमें एक स्पेशल कोडिंग सीक्वेंस जो है एक स्पेशल टाइप के ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, एक स्पेशल टाइप के फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये हम लोगों ने देखे थे, जिसके लिए टर्म हमने यूज किए थे जीन। ओके, सैमर बेंजर ने टर्म दिया बेटा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसमें सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। फाइनली बेटा डीएनए को लेकर के हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का स्टडी किए, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटा आज हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एक सिंगल सेल जो है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, तो ये जो डीएनए है इसमें नंबर ऑफ जीन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है और इसका एक्चुअली रोल क्या है, ये सारा हम लोगों ने स्टडी किए। फिर ये होने के बाद फाइनली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जंप किए, और वो हमारा जो चैप्टर था वो हम लोगों ने स्टडी किए, क्या चीज बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हम लोगों ने देखे कि ये जो डीएनए है इस डीएनए पे स्पेशल टाइप का सीक्वेंस, और स्पेशल सीक्वेंस में बेटा नंबर ऑफ वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है, अलग अलग इसका अलग अलग टाइप का एक्सप्रेशन है। हमें सपोज पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जो भी हमको एक्सप्रेशन चाहिए उस डीएनए के उस सेगमेंट को हम कट करके हम एक दूसरे वाले जो डीएनए वाला सेगमेंट है जिसे हमने वेक्टर टर्म कहते हैं, उस वेक्टर में हम लोगों ने उसको लाइगेटेड कर दिए, और लाइगेटेड करने के बाद फाइनली होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा के एज इट इज ऐसा ही एक्सप्रेशन हम ले पाए, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे। ओके, क्लियर है ये वाला पार्ट सभी लोगों को? तो अब बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये जो पार्ट हम लोगों ने स्टडी किए, जिसमें एक चीज तो हमें समझ में आ गया बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो हमारा जो कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसमें भी कुछ इसी तरह का बेटा डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, और कुछ जीन सीक्वेंस में चेंजेस हुआ है, और इसका एक न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन जो है आज यहाँ पे आ गया है, और ये एक इसमें एक ऐसी पावर है जो हर पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने स्ट्रेन को चेंज भी करते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा एक जनरली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, यदि हम देखें तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा एक इसको सरवाइव करने के लिए एक स्पेशल टाइप की ऑप्टिमम कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है, एक स्पेशल टाइप का उसको एनवायरनमेंट चाहिए, स्पेशल टाइप का उसको टेम्परेचर चाहिए। बट कोविड-19 जो है वो कहीं पर भी ग्रो कर रहा है, आपने देखे होंगे। ठीक है, किसी भी टाइप के वेदर में भी ये ग्रो कर रहा है, वो हो सकता है उसका लाइफ टाइम जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है बेटा, ये ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे भी ग्रो कर रहा है, कम टेम्परेचर वाली जगह पे भी ग्रो कर रहा है, ह्यूमिड प्लेस जो है वहां पर भी ग्रो कर रहा है। तो फिर बेटा इसके पीछे एक रीजन हमें ये समझ में आया कि हो सकता है बेटा कि इसका कुछ जेनेटिक सीक्वेंस जो है जिसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, और छेड़छाड़ करने के बाद बेटा कुछ तो भी ऐसा है जिसमें यहाँ पे कुछ जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज करके मॉडिफाइड बनाया है जो हर टाइप की कंडीशन में सरवाइव कर ले, या फिर इसमें खुद से एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा हुआ है जो हर टाइप के वेदर में वो अपने स्ट्रेन को बदलते जा रहा है, और बदलने के बाद वो हर टाइप के वेदर में वो क्या कर रहा है बेटा, सरवाइव कर रहा है। ओके, तो ये चीज बेटा हमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से समझ में आया है कि एक जेनेटिक सीक्वेंस जो है बेटा आज हम लोग बेटा विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कर पा रहे हैं बेटा, चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, और चेंज होने के बाद बेटा रिजल्ट्स जो है इसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं, जिसके लिए बेटा लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या है, एथिकल इश्यूज में हम लोगों ने ये बात जाने कि यहाँ पे मिस यूज भी हो रहा है आज के टाइम पे इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जो कि इलीगल है, सही नहीं है। ओके, तो अब बेटा ये सारी चीजों की वजह से आज के टाइम पे बेटा ह्यूमन हेल्थ को बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 जो है इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो पार्ट को आज हम यहाँ पर बेटा समझेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी हम जानेंगे जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है इसमें छिपे हुए हैं। तो बेटा आपने देखे होंगे पहले के जमाने में, ठीक है, आज तो बेटा हमारा साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, हम ऐसी बातें नहीं बोलते कि यार कोविड-19 जो आ गया है ये कहाँ से आया और क्यों आया, आज हम इसे एक वायरस का टर्म दे रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि रिसर्च हुई है, और रिसर्च होने के बाद हम जानते हैं कि ये जो है
वायरस के समान प्रॉपर्टीज है इसकी, तो इसको वायरस की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया हमने। लेकिन बेटा पहले के जमाने में क्या होता था, डायरेक्टली एक ही चीज बोलते थे, कोई तो भी देवी या देवता का प्रकोप है, या पिछले जन्म जन्म का कोई तो भी पाप किया होगा, उसकी वजह से ही अब यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है। ओके, जैसे आपने देखेंगे पॉक्स को लेकर के, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो डिसीज होती थी, मीजल्स, मम्स जो डिसीज होता था, तो इस डिसीज में जनरली जो है पहले के लोग जो है यही मानते थे, और मान लो कोई डिसीज से डेथ हुआ तो डायरेक्टली ये कहा जाता था कि यार सही में कुछ तो भी बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं हम, कोई शैतान है, किसी का साया है, या कुछ तो भी माया है, या व्हाटएवर, बहुत सारी बातें वहां पे सामने आती थी। ठीक है, ओके। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर है, तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई तो भी कुल देवी है या ये सब प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन पहले के टाइम पे देखो किसी का डेथ हो गया तो नहीं भाई, वो जो प्रकोप था वो बहुत भयानक था, लेकिन कोई ठीक हो गया पर्सन तो क्या बोलते थे, अरे नहीं, कुल देवी नाराज थी बट अभी उसने उसको माफ कर दिया। बट बेटा होता ये था कि पर्सन को ठीक होता था ना, तो एक्चुअली उसके ठीक होने के, रिकवरी के पीछे एक सिस्टम काम करता था, और वो उसका रहता था बेटा इम्यून सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी टाइप का मेडिसिन, किसी भी टाइप का ड्रग्स, किसी भी टाइप की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो भी पर्सन ठीक होते थे। बट ठीक होने का पीछे देखो दो रीजन है, वो किसी बाबा के पास जाते थे, किसी साधु सन्यासी के पास जाते थे, ठीक है, वो झाड़ फूक करता था, आज भी गांव में ऐसी प्रथा चालू है बेटा, ऐसा ट्रेडिशन चालू है। तो अब देखिए होता ये है कि पर्सन की जो रिकवरी हो रही है, जो ठीक हो रहा है, उसके पीछे जो रीजन होता था बेटा, वो रहता था उसका इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब ठीक जो किया उसको उसके इम्यून सिस्टम ने ठीक किया, ठीक है, ओके। बट वहां पे यदि हम देखें तो इम्यून सिस्टम से ठीक नहीं हुआ, वो ये नहीं मानते थे, वो यही बोलते थे कि साया भारी पड़ गया तो उसका डेथ हो गया, और नहीं तो गॉड जो है उसकी नाराजगी दूर हो गई तो वो सही कर दिया। तो बेटा आज हमारा साइंस यहाँ तक पहुंच गया कि पर्सन की जो रिकवरी है उसके पीछे हमारे बॉडी का एक स्पेशल टाइप का सिस्टम काम करता है, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी की एक रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, वो कहलाती है बेटा इम्यूनिटी। यही पार्ट हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट में जो है स्टडी करने वाले हैं। समझ गया बेटा? तो ये कंसेप्ट बेटा, अब पहले तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारी बातें करके गए, बहुत कुछ बोले, लेकिन इसका बेटा जो सबसे पहले जो रिजेक्शन मिला, लोगों की जो बात आई उस टाइम पे बेटा, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था बेटा लुइस पास्चर। ठीक है, तो ये जो लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट है, तो लुइस पास्चर ने बेटा एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की है, और डिस्कवरी के बाद लुइस पास्चर ने बेटा यहाँ पे हमें बताए कि कोई कुल देवी देवताओं का प्रकोप नहीं होता है। इसके पीछे जो रीजन है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके टर्म में उन्होंने एक कंसेप्ट दिए जिसे कहते हैं बेटा जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो है ये लुइस पास्चर का कंसेप्ट है। उन्होंने बताया बेटा, और कोच पास्चुलेट्स की हेल्प से उन्होंने ये बताया कि कोई एक डिसीज हो रही है, तो उस डिसीज के होने के पीछे बेटा कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से ये डिसीज हो रही है। कोई कुल देवी देवताओं का प्रकोप नहीं होता है, ठीक है। टीबी हुआ, एंथ्रेक्स हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि टीबी या एंथ्रेक्स जैसी डिसीज जो है इसके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो रिस्पॉन्स कर रहे थे, और उनकी वजह से ही डिसीज हुआ। फिर इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। नाम सुने होंगे आपने। हिप्पोक्रेट्स कौन है बेटा? हिप्पोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, और ये हमें याद रखना है। और इन्होंने क्या बोले थे बेटा कि जो हमारे बॉडी में जो होता है, जो फ्लूइड होता है जिसको ह्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है, ह्यूमर। मींस एक गुड ह्यूमर जो है वो रिस्पॉन्स करता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है बेटा, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, या हम क्या कह सकते हैं जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे बेटा, काला पीत करके नाम सुने होंगे, पीला पीत करके नाम सुने होंगे। मीन्स जो फ्लूइड है
उस फ्लूइड में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ डिस्टर्बेंस यदि आ जाता है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से बेटा हमें स्पेशल टाइप की सीरियस डिसीजेस कॉज हो सकती है। क्योंकि बेटा बॉडी में हमारा जो फ्लूइड है उसका अपना एक खुद का कंपोजिशन है। जैसे हमारा जो ब्लड की हम बात करें, ठीक है, ब्लड जो है बेटा, जो डिस्कवरी हुई ब्लड सर्कुलेशन की, किसने डिस्कवरी किया बेटा? विलियम हार्वे जो है, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन जो है इसको डिस्कवर किया। और ब्लड जो है एक गुड ह्यूमर होता है, ये विलियम हार्वे जो है इन्होंने बताया। ओके, क्योंकि ब्लड का अपना एक कंपोजिशन होता है, उसका सॉल्ट बैलेंस होता है, उसका पीएच होता है, उसमें जो भी कंपोजिशन है, कोई भी पैथोजन फॉरेन पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज यहाँ पे एंटर करता है, तो हमारे जो ब्लड का जो नॉर्मल नेचुरल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे बेटा डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली जब डिस्टर्ब हुआ तो उसका रिस्पॉन्स रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो इस तरह से बेटा ब्लड एक गुड ह्यूमर होता है। ठीक है, ब्लैक बाइल आपने टर्म सुने होंगे, है ना, येलो पित्त आपने नाम सुने होंगे। तो इस तरह से जो है बेटा उसका जो अपना कंपोजिशन है, तो पहले के लोग बेटा इसी के टर्म में बेटा देखते थे, और जो है क्या है डेटा मीन्स वहां पे जो ट्रीटमेंट जो होता था इसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट करते थे। जैसे आपने देखे होंगे कि बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं तो जनरली कफ जो है, कफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कफ को लेकर आता है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो बॉडी में जब कफ बनता है तो कफ को ड्राई करने के लिए या फिर कब को हमारे बॉडी से बाहर करने के लिए, या आज के टाइम पे भी आपको जैसे जो बताया हुआ है कि बेटा काढ़ा जो है अदरक हो गया, ठीक है, उसके बाद लौंग हो गया, या जो काढ़ा काढ़ा जो बना के हमें जो दिया जा रहा है, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है और साथ ही साथ जो बॉडी में कफ जो बन रहा है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। अदरक हो गया, हल्दी हो गई, इसका यूज जो हो रहा है। तो बेटा आपने एक चीज देखे होंगे कि बेटा हमें ये किसने बताया कि खाने पीने में जो हम यूज कर रहे हैं डेली, जो डिफरेंट टाइप के हम स्पाइसेस का यूज करते हैं। अब स्पाइसेस में भी फूड को जब कुकिंग करते हैं तो हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर उसमें जो भी जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, अजवाइन हो गया, उसके बाद इलायची है, हल्दी है, ठीक है, जीरा है, ये सारी चीजें हम जो यूज करते हैं किसने बताया हमको, और ये हमारे डेली रूटीन में क्यों आ रहा है, और पूरा इंडिया वर्ल्ड ये जो स्पाइसेस है इसका यूज करता है। वैसे हम लोगों ने मेटाबोलाइट्स में हमने स्पाइसेस देखे थे बेटा, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेटा मतलब प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट प्लांट के लिए उसका रोल क्या वो पता नहीं है, बट हमारे वेलफेयर के लिए ये बहुत नेसेसरी है। और हमारे बॉडी में बेटा ये इसका कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा आज के टाइम पे यदि हम जितने भी, क्योंकि देखिए बेटा शुरू से ही आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद ने हमारा ये सारी चीजें पहले से ही जान लिया है। ठीक है, और आयुर्वेद को पता है, ठीक, अब फादर ऑफ आयुर्वेदा की हम बात करें या फिर जो भी हम जो देखें, तो उसमें बेटा इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो उसमें बेटा ये सारी चीजें जो बताई हुई है, तो तब से लेके अभी तक के बेटा आज भी हमारे घर पे ही बहुत सारे ट्रीटमेंट है बेटा, जो स्पाइसेस है, ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा फूड है, फूड का जो सप्लीमेंट है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका प्रॉपरली यदि हम डेली डाइट में यदि हम यूज करें, तो बड़े से बड़े सीरियस डिसीजेस जो है वो डिसीज भी हमारे से क्या होंगी बेटा, दूर रहेंगी, हमारे तक के बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगी। समझ रहे हो? हेलो, क्लास में हो गया बेटा, बोर तो नहीं हो रहे हो? हेलो, हेलो, क्लास में है ना सभी लोग? ओके, क्लियर हुआ ना यहाँ तक के जो बताया मैंने, जो भी कंसेप्ट आप लोगों को? हाँ ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं, मजा आ रहा है ना? ठीक है बेटा, ओके, चलो सभी का आंसर पॉजिटिव है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये समझे कि कैसे हमें डिसीज हो रही है और कैसे उस डिसीज से रिकवरी मिलेगी। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने जो है जो कंसेप्ट देखे, तो अब थोड़ा सा बेटा हम इसे टेक्निकल टर्म में जो है समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली सबसे पहले जैसे हमारे जो चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो बेटा ह्यूमन मीन्स हम खुद तो हम अपने आप को तो बहुत बचपन से जानते आ रहे हैं, हेल्थ के बारे में भी हम जानते हैं, बट थोड़ा सा साइंटिफिकली टर्म हेल्थ क्या है, हेल्थ को लेके हमारा साइंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर जो है वो क्या बोलता है, और डिसीज जो है इसका क्या मीनिंग है, ये हम लोग थोड़े से साइंटिफिकली टर्म में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हाँ बेटा साहिल, ठीक है,
ओके, तो अब देखिए बेटा, हेल्थ जो है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का डिसीज नहीं है मीन्स वो हेल्थ हो गया। एक गुड हेल्थ की यदि हम बात करें तो गुड हेल्थ, ठीक है, एक पर्सन हेल्दी है तो एक पर्सन के हेल्दी होने के लिए बेटा WHO ये कहता है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या बोल रहा हूं मैं? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास कर रहे हो और आप बोलते नहीं सर हम तो हेल्दी है, और हेल्दी है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हम क्लास कर रहे हैं, और क्लास के टाइम पे बेटा आपकी थोड़ी देर पहले आपके घर में किसी से दो दो बातें हो गई, आप बैठे तो हो यहाँ पे क्लासरूम में और बैठने के साथ आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, मीन्स मेंटल डिस्टर्बेंस आपको है, मीन्स आपकी हेल्थ गुड नहीं है, मीन्स आपको डिसीज हुआ है, हम ये कह सकते हैं। समझ गए? फिजिकल मीन्स हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का जो डिस्टर्बेंस है उसको लेकर के भी हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? डिसीज। सोशियली, ठीक है, माइंड में तो प्रॉब्लम है, सोशल आसपास का एनवायरनमेंट बेटा सही नहीं है, लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, तो WHO यही कहता है बेटा कि जो हेल्थ है वो हर तरीके से होनी चाहिए, फिजिकली गुड हो, मेंटली फिट हो और सोशली वेल हो, और इस तरह से बेटा वेल बीइंग जो है ये गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। स्पिरिचुअल हेल्थ का लेकर यदि हम सजेस्ट करें तो हमारा हेल्थ जो है जो अफेक्ट होता है, पहली चीज तो इसमें इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जिसमें एक तो आता है बेटा इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें बेटा किसी भी तरह के जर्म्स, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, उनकी वजह से जब हमारे बॉडी में अफेक्ट होता है तो वो बेटा हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, जिसको इन्फेक्शियस टर्म में रिप्रेजेंट किया, इन्फेक्शन हम कहते हैं। सेकंड बेटा बाय बर्थ कुछ डिसीज ऑलरेडी जो है गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड नहीं कह सकते बट जो जीन में डिफेक्ट है तो कुछ कर ही नहीं सकते बेटा, ठीक है, तो उसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर में। और थर्ड जहां पे हम ले रहे हैं उस रह रहे हैं तो उसके साथ जो भी हमारा लाइफ एक्टिविटी है, हमारा लाइफ स्टाइल, उसको लेकर के जो चेंजेस आ रहा है तो उसमें जो अफेक्ट हो रहा है वो कहलाता है बेटा हमारा क्या चीज? हेल्थ। तो हेल्थ जो है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर को यदि हम देखिए तो कुछ डिफरेंट टाइप का डेफिशिएंसी हो सकता है जो कि डायरेक्टली बाय बर्थ जो मिला है, कुछ डिफेक्ट है जो इनहेरिटेंट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, लाइफ स्टाइल जिसमें जो भी हम फूड जो है, जो वाटर है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज के थ्रू हमारे बॉडी में या हमारे हैबिट को लेकर के जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा हेल्थ जो है बेटा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और यहाँ पे हम डिटेल में आते हैं बेटा, जिसमें और क्या यहाँ पे हो सकता है बेटा हेल्थ के हेल्थ को लेकर के कंसेप्ट, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए बेटा थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे सबसे पहले जो है, जैसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये जो इन्फेक्शियस जो डिसीज है इसके बारे में जो बताया था, तो वही पार्ट में आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्फेक्शियस डिसीज जो है ये होती क्या है। ओके, तो इन्फेक्शियस डिसीज मींस कैसे ये स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे बेटा देखिए हमको पहली चीज तो जो स्टडी करना है, एक तो डिसीज क्या है ये हमें देखना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया। डिसीज बेटा देखो यहाँ पे दो टर्म से लिया हुआ एक वर्ड दिख रहा है हमको, एक तो डिस दिख रहा है और दूसरा हमको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा? ईज दिख रहा है। डिस ईज, इसको सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं फीलिंग अनकंफर्ट, यानी हमारे बॉडी में कुछ भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पैथोजेंस आ गया या कुछ ऐसा चेंजेस जिसकी वजह से हम यदि गुड फील नहीं कर पा रहे हैं, तो अनकंफर्टनेस फीलिंग यदि है तो वो टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डिसीज से, मीन्स हमें कोई ना कोई जो है क्या है, डिसीज हो गया है। अब डिसीज यदि हम देखें तो इसमें इन्फेक्शियस डिसीज क्या हो सकती है वो हम देखते हैं बेटा। तो इन्फेक्शियस डिसीज की यदि हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिसीज जो है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन है। अब पैथोजन जो है, अब ये एक पर्सन है, अच्छा, हेल्दी, खिलता, स्माइली फेस वाला, किसी कारण से कुछ तो भी पैथोजन इसकी बॉडी में एंटर कर गया। अब बॉडी में पैथोजन एंटर करते ही इसकी जो है कुछ हालत ऐसी हो गई बेटा। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो बेटा रीजन क्या हो सकता है? तो हो सकता है किसी भी टाइप का जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी हो,
जो उसकी बॉडी में इंटर किया, बॉडी में इंटर करने के बाद उसका बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस जो है, उसने क्या किया बेटा, डिस्टर्बेंस कर दिया। ठीक है, अब डिस्टर्बेंस किया तो उसकी बॉडी जो है उसको मारने में, उस पे काम में लग गई, तो बेटा ध्यान तो पूरा उधर है हमारा बॉडी का, तो फिर हमारे काम में हमारा ध्यान नहीं लगेगा। ये जम्स हमारे बॉडी में गए कैसे? आप बोलोगे सर ये जम्स हमारे बॉडी में कैसे जा सकते हैं? तो बेटा जो फूड हम खा रहे हैं, हो सकता है उसमें किसी टाइप की जम्स हो। जो भी हम, जो कोल्ड ड्रिंक्स कह लो, वाटर कह लो, लिक्विड जो फूड है या ड्राई फूड है, दोनों हो सकते हैं बेटा, उसकी हेल्प से जम्स हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो पैथोजेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसको माइक्रोब्स टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये माइक्रोब्स जो है बेटा, ये किसी भी तरह से, मीन्स क्या है, ये एक तो बेटा हर जगह पे प्रेजेंट है। आप देख लो, सोयल की बात कर लो, आप एयर की बात कर लो, वाटर की बात कर लो। ठीक है, आगे हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे भी यही वाला टर्म थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, कनेक्टेड चैप्टर से बेटा सारी चीजों का एक दूसरे से कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, और आपका लिंक भी ना टूटे, इसलिए उस चैप्टर को हम उस वे से पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा हर जगह पे प्रेजेंट है। इवन आपके हाथ में जो बुक है, आपके हाथ में जो पेन है, ये जो आपने माइक्रोफोन लगाए हो बेटा, हेडफोन का यूज कर रहे हो, उसमें भी जम्स प्रेजेंट है। समझ रहे हो? अभी जैसे कि जितना हम लोग सैनिटाइजेशन का जो यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो अब देखो बेटा, आप बोल रहे हो कि सर, हाँ बेटा आप जहाँ बैठे हो ना, जिस रूम में, तो उस रूम में बेटा जो सराउंडिंग है आपका, जो एयर, उसमें भी मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर यदि वहां पे जम्स प्रेजेंट है तो हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा है अभी? तो बेटा दो कंडीशन है। जब तक के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी सोर्स की हेल्प से आपके बॉडी में एंटर करेगा नहीं, तब तक वो आपको किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। समझ गए? या फिर जैसे ही, क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में एंटर किया, तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हाँ गुड बेटा डिम्पल। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा, अब ये नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की हम बात करते हैं बेटा, तो लैक्टोबैसिलस ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है। और कर्ड बेटा आपको मालूम है, इसमें मिलियन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एक चम्मच दही में, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बेटा बेनिफिशियल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि सारी चीज हार्मफुल है, बट यहाँ पे हम लोग बेटा माइक्रो वेलफेयर वाला पोर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट पे फोकस करना है, और उसी कंसेप्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे आगे सारे चीजों को देखना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या चीज, अब जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में गया नहीं, तो वो क्या है बेटा, हमारे बॉडी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। अब बाई चांस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद वो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सारे कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ में आया बेटा तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये क्या चालू कर दिया, कंटिन्यू करो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, जस्ट नेट कुछ प्रॉब्लम आया क्या? ओके बेटा, ऑडियो क्लियर है ना बेटा? हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू दिख रहा था मुझे, क्लियर हो गया वैसे? हाँ आवाज अटक रही थी, समझ में आ गया मुझे। आपको रिजॉइन नहीं करना है बेटा, नो नीड टू रिजॉइन रिद्धि। अभी क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है बेटा? हेलो, हाँ ठीक। हाँ आवाज अटक रही थी, मुझे समझ में आ गया था, मेरे पास मैसेज आया है नेटवर्क इशू का। ओके, ठीक है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी जैसे कि मैं आपको जो बता रहा था कि जर्म्स जब तक, जैसे बेटा ये एक वायरस जो होता है, आपने सुने होंगे वायरस जो है बेटा, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। अब ये कई लोगों को ये क्वेश्चन, ये टर्म स्टेटमेंट कंफ्यूज करता है कि वायरस कैसे नॉन लिविंग होता है, कैसे लिविंग? बेटा यदि वायरस किसी बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग रहेगा, और बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग रहेगा।
मीन्स अभी आप जैसे कोविड 19 की बात कर लो, कोविड 19 जब तक के बेटा एक सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी सरफेस आर्टिकल्स है वहां पे प्रेजेंट होगा तो वो नॉन एक्टिव है बेटा, नॉन लिविंग है वो, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही वायरस किसी होस्ट की बॉडी में, होस्ट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, उसमें यदि इंटर किया तो वो बेटा एक्टिव हो जाएगा, मीन्स लिविंग हो जाएगा। और लिविंग हो गया मीन्स क्या करता है वायरस, उस बॉडी में जाने के बाद उसके जेनेटिक मटेरियल को यूज करके उस जेनेटिक मटेरियल पे अपना कंट्रोलिंग कर लेगा, और वो जो जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लीकेशन और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उस वायरस की परमिशन के हिसाब से होगा। वो हो गया बेटा लिविंग। बाहर वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा था, जितने नंबर थे उतने ही रहेंगे और कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसको लिविंग बॉडी मिली तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए जो सोशल डिस्टेंस आपने सुने होंगे अभी, सोशल डिस्टेंस मतलब वायरस जो है बेटा एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है बहुत फास्टली, और एक होस्ट बॉडी मिली तो वहां पे वो एक्टिव होके बेटा नए वायरस जब मल्टीप्लाई हो गए तो वो उसका लाइफ स्पेन और ज्यादा है। पहले के वायरस तो डेथ हो गए, लेकिन नया वायरस उसने न्यू सेल्स को बना लिया तो मल्टीप्लाई कर रहा तो उसका लाइफ स्पेन बढ़ते जा रहा है। यदि मान लो एक कोविड 19 हमारे बॉडी में एक पर्सन की बॉडी में आया और वो उस पर्सन की बॉडी में ही रहा, तो कुछ टाइम के बाद या तो रिकवर होगा या उस पर्सन का डेथ होगा, वो वायरस वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पर्सन से दूसरे पर्सन में जब वो ट्रांसफर होगा बेटा तो वो नई सेल्स को डेवलप कर लेगा, ठीक है। और न्यू सेल्स को जब डेवलप किया तो फिर वो वहां से आगे न्यू सेल उसकी स्प्रेड होने वाली है, समझ गए बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन जो हमारे पेन है, जो मोबाइल है सबसे ज्यादा बेटा, वहां पे सबसे ज्यादा जम्स है। मोबाइल फोन को कितने बार आपने धोए हो, धोते हैं कि हम लोग मोबाइल फोन को? हाँ, वैसे आजकल आपको सैनिटाइजर मिल रहा है तो उसका यूज कर रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, डरे हुए इंसान, ठीक है। ये सब पहले से करना चाहिए। सबसे ज्यादा वायरस बेटा मोबाइल फोन की स्क्रीन पर होते हैं, ठीक है। मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया था, माइक्रोवेल टेस्टिंग किया था, तो जब मैंने वहां पे देखा था तो मोबाइल स्क्रीन का सैंपल लेके जब इनोकुलेट किया और इंक्यूबेशन के बाद जब मैंने रिजल्ट देखा था तो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया बेटा वहां पे प्रेजेंट थे, मैंने वो देखा, समझे। इतने वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, किसी का फोन आया, वही फोन से उठाए और फिर खाना खाने लग जाते हैं, क्लीन तक के नहीं करते। तो बेटा ये सेकंड थिंग, जो हैंकी हम यूज कर रहे हैं, जो टॉवेल हम यूज करते हैं, उसमें भी बहुत जर्म्स होते हैं, ठीक है। जो लोग बेटा डेली उसका हाइजीन यूज करते हैं, मीन्स 2 दिन, एक दिन, एक ही दिन में क्लीन करते हो, अच्छी बात है, बट नहीं कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में भी बेटा, हमारे बॉडी का खुद का एक नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है। हर किसी के बॉडी में अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी, ठीक है, एक दूसरे से वो स्प्रेड हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो हैंकी और टॉवेल जो है उसमें भी जर्म्स प्रेजेंट है। आप सोचते होंगे कि हमने हैंड वॉश कर लिए, अब हमारा वही हैंकी यूज किए, हैंड हमने उसमें पोंछ लिए और खाना खाने बैठ गए, मतलब क्या बेटा हाथ धोने का, ये बताओ, ठीक है। हाँ बेटा, स्क्रीन गार्ड भी रहा तो भी उसमें भी तो माइक्रोब्स रहेंगे ना गौरव, उसमें भी रहेंगे। ओके, चलो टॉपिक पे आते बेटा। बहुत सी बातें हो गई, बहुत सारे कंसेप्ट समझ लिए, इसमें बातें करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टॉपिक को देखते हुए हमको समझना है, जैसे कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जर्म्स बेटा, मिलियन ऑफ जर्म्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे बेटा, उसका कोई क्वांटिटी ही नहीं है, ठीक है। हर किसी का अपना एक माइक्रोफ्लोरा होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो बैलेंस डाइट, क्योंकि बेटा बैलेंस डाइट मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक जर्म्स किसी पर्सन की बॉडी में यदि एंटर किया तो उस जर्म्स को मारने के लिए बेटा स्पेशल टाइप के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का नीड होगा, ठीक है। और स्पेशल टाइप के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का नीड होगा, क्योंकि देखो एक प्रोटीन को बनाना है तो एक प्रोटीन को बनाने के लिए बेटा अमीनो एसिड चाहिए, इस प्रोटीन को बनाने के लिए स्पेशल टाइप के एंजाइम चाहिए, ठीक है। इस प्रोटीन को बनाने के लिए बेटा डीएनए बनाना पड़ेगा और डीएनए को बनाने के लिए बेटा एमजी प्लस प्लस फैक्टर भी चाहिए। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट फैक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट फैक्टर से लेके एंजाइम, एंजाइम से लेके हर टाइप का जो फूड कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो सारी चीजें जरूरी है। तब जाके एक स्पेशल टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो उस जर्म्स को क्या करेगा बेटा, मार देगा। मींस बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन तो बेटा आज के टाइम पे तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग। पर्सनल हाइजीन का मीनिंग बेटा ये है
कि हम लोग बेटा डेली हम जो नहाते हैं, ठीक है, फेस वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, वो तो है ही है। उसके अलावा बेटा जो आपके मोबाइल से आपके जो पेन है, ठीक है, कभी भी पेन जो है, कई लोगों की आदत रहती है खाने की, पेन को खाते रहते हैं, फेंक देते हैं कहीं पर भी। जो सलाइवा होता है ना बेटा, वो सलाइवा पेन में लगा, उस पे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके बैठते हैं, फिर दूसरे दिन वही पेन हाथ में आएगा, सब मुंह में जाता है, ठीक है। और वो पेन कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, फिर वही उठाएंगे हाथों से, इतना पसीना जम्स निकला, फिर वो पेन हम यूज करेंगे, फिर खाना खाने चालू, ठीक है। ये पर्सनल हाइजीन नहीं हुआ बेटा। जो हैंकी है, जो टॉवेल वगैरह हम जो यूज कर रहे हैं, एक ही हैंकी घर में कई लोग यदि यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने हो सकता है, कई लोगों की बेटा हैबिट है, क्या है, अभी जैसे आपने हमारे महाराष्ट्र में जो है खर्रा बहुत चलता है, ठीक है, हम ट्रेन में जब चल रहे होते हैं, बस में सफर कर रहे होते हैं, तो बेटा जब हम ट्रेन से चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उसमें जो हैंडल जो होता है उसको हम पकड़ते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। उस हैंडल को पकड़ने के बाद बेटा ये बताओ कितने लोगों ने उस हैंडल को टच किए होंगे। कई लोग खर्रा खा के थूक देते हैं उसी हैंडल पे, फिर हम उसको पकड़ते हैं, फिर चढ़ते हैं उतरते हैं, ठीक है। फिर फाइनली होता क्या है, खाना भी हम कई बार ऐसे ही खा लेते हैं बिना हाथ धोए। तो ये हैबिट है। अब उस हैंडल को पकड़ने के बाद बेटा आप बोलोगे नहीं सर हम तो ऐसा करते ही नहीं है, उस हैंडल को पकड़ने के बाद हमने तो हैंड वॉश किए थे, बट उस हैंडल को पकड़ने के बाद आपने अपने मोबाइल का यूज किए थे, फिर आपने हैंड वॉश किए थे, फिर खाना खाने बैठे उसके पहले मोबाइल को फिर यूज किए थे, और फिर खाना खाए थे, मतलब क्या निकला बताओ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन हर तरीके से पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। एनसीईआरटी ने एक वर्ड देके छोड़ दिया है, समझना हमको है यहाँ पर, ठीक है। मीन्स बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग इस चैप्टर को बोर समझेंगे और जल्दी से छोड़ देंगे, या फिर सिंपल जल्दी से खत्म कर देंगे। थेरी ज्यादा है बेटा इसमें, बट मेन एम जो है क्या करना है हमको, कौन सा स्टडी कर रहे हैं हम लोग, नीट का। और ये जो नीट का स्टडी कर रहा है, उस नीट के लिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। यहाँ पे डिसीज के बारे में हमें स्टडी करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोगों को ह्यूमन हेल्थ जो है क्या होती है, जर्म्स के बारे में, यहाँ तो जितना पढ़ो बेटा, ये चैप्टर ऐसा है, यदि आप बोलो ना सुबह से लेकर शाम तक के इस पे बात करने के लिए, तो वो भी कम पड़ जाएगी। इतने सारे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं। बट बेटा पहले तो हमको ये नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो इसमें हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लंबा और लेंथी हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए बेटा हम नीट के एग्जाम को प्रिपेयर कर पाए और अच्छी तरह से, ठीक है, सारा हमारा को उसका रिजल्ट मिले, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा अमन क्या बोलना चाह रहे हो, लो एक्सेप्ट करो, म्यूट अनम्यूट एक्सेप्ट करो, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है। कृणाल, हाँ बेटा सही बात है कृणाल, सही बोल रहे हो आप, लेकिन बेटा हर चीज हमको देखना पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कितना फोकस करना है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमें सही तरह से स्टडी करना है। कई बार प्रॉब्लम ये हो रहा है बेटा, उस 80 क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है और 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है उसमें फोकस करके 80 जो छूट रहे हैं, बेटा हमको 80 और 10 दोनों को भी पढ़ना है, बट 80% हमको उस 80 क्वेश्चन को देना है, बट 20% बाकी इस पे भी हमको फोकस करना है। क्योंकि होता ये है कि मेन कंसेप्ट हम नहीं पढ़ते हैं, हम थ्योरी को रटने जाएंगे तो बाद में लास्ट मोमेंट में बेटा वो थ्योरी भी हमें याद नहीं रहेगी। इसलिए बेटा हमको सही कंसेप्ट, क्योंकि क्या है हमारे एनसीईआरटी ने कई चीज डायरेक्ट टू डायरेक्ट बता के खत्म कर दिया है। फिर होता ये है कि कई चीजें समझ में नहीं आती, कई चीजें हम रट लेते हैं, और क्वेश्चन जब ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं तो हमको वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन चीजों से बचना है। आज हमारे पास बेटा टाइम है तो हम वो सारी चीजों को कर सकते हैं, हमको जल्दी भाग के कहीं नहीं जाना है। स्टडी हमारा परफेक्ट और बेस्ट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बेटा कि 2 महीने के बाद एग्जाम है और बट एनसीईआरटी रट लो। बेटा एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, लास्ट के 2 महीने में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे और रट पाओगे, समझे, बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। अभी टाइम है तो टाइम को रहते हुए जहां पे जरूरी है उन जरूरी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हम फोकस करते हुए यदि हम पढ़े तो हमको रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलेगा। बेटा अमन कुछ बोलना चाह रहे थे आप, ठीक है कृणाल बेटा, हेलो। हाँ एनसीईआरटी तो बेटा इजीली हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमें करना है। ओके बेटा, कितने लोग पेपर सॉल्व किए बायोटेक का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, दोनों भी लेवल, हैंड रेस करेंगे बेटा एक बार। कृणाल आपने पेपर दिए बेटा, कस्तूरी, आभा, पूनम, हर्ष, साक्षी, जल्दी जल्दी आपके नेम अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पे, वेदांती, तेजस्विनी, साहिल, अनिकेत, अमृता, बहुत सारे जो है हैंड रेज हो गए बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। ओके बेटा वेरी गुड।
गुड। तेजस, अंश बेटा पेपर नहीं दिए क्या आपने? तपीज, डिम्पल, तीस पेपर नहीं दिए क्या आपने? पल्लवी, क्यों बेटा? गामिनी पेपर नहीं दिए क्या आपने? रानी, रिद्धि बेटा, रुचिका, शुभम, सुप्रिया, तृप्ति। बेटा पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। और आप लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव रहा तो मैं आगे के भी आपको और अच्छे से अच्छे पेपर दूंगा, टेस्ट सीरीज अच्छी अच्छी मिलेगी आप लोगों को, ताकि आप सॉल्व कर पाओ। क्योंकि बेटा आप कितना भी पढ़ लो, आपके पास यदि टेस्ट पेपर नहीं रहा, अच्छे क्वेश्चंस नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, सारे पेपर देना जरूरी है, क्योंकि बेटा आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आगे आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। आपका जो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके इतना अच्छा लेक्चर जो कंडक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है या किसी को दिया नहीं है काम। थोड़ा बहुत करेक्शन है या मिस्टेक्स हो सकता है उसमें, ठीक है, बट वो भी कम ही हो रही है या हो भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग बेटा सॉल्व करोगे तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और मुझे लगेगा कि नहीं आपके पीछे जो मेहनत कर रहा हूँ वो सक्सेस हो रही है। और नहीं तो आपका रिजल्ट, आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव रहा तो फिर आप ही बताओ, उसके बाद फिर से नया पेपर मुझे बनाना है, तो फिर कैसे बनाऊंगा? इसलिए मैंने कंडीशन दे दिया बेटा, जो कर रहा है उसको मैं पीछे नहीं आने दूंगा, उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जितने लोग कल का पेपर सॉल्व किए उसको लेवल 2 दूंगा, जो लोग नहीं किए वो फिर वो रह जाएंगे बेटा। ठीक है, प्रॉब्लम है मैसेज करो, कॉल करो, पूछो, बताओ, सजेस्ट करो, एडवाइस करो, हर चीज है। फॉर्म दिया हुआ है आपको फीडबैक का, वहां पे फिल करो यदि बोलने बात करने में प्रॉब्लम आता है तो। ओके, गुड बेटा। बेटा ये सॉल्व रिगार्टस कौन है बेटा ये? हाँ सॉल्व करो, कौन है? नाम बताओ बेटा आपका। अननोन नेम से ज्वाइन होंगे तो बेटा मैं कैसे पहचानूंगा आपको? नाम क्या है आपका? सॉल्व रिगार्टस। नहीं कृणाल, आपका नाम तो आ रहा है बेटा, कृणाल। नहीं, ये सॉल्व रिगार्टस के नाम से आ रहा है कोई तो भी। ओके, चलो। अच्छा रिज्वाइन किया, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, जैसे मैं हाइजीन के बारे में आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। हाइजीन की वजह से कई लोग ना इतने ज्यादा हाइजेनिक हो जाते हैं कि वो अपना इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, जिसके बाद ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो भी होने लग जाती है। तो कहाँ पे हाइजीन रखना है और कहाँ पे नहीं रखना है वो भी हम देखेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन। तो इसमें देखिए बेटा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, ये हम देखें। इसी के साथ साथ बेटा योगा हो गया, ठीक है, ये हमारा मेंटल हेल्थ जो है अवेयरनेस हम कह लें। ठीक, इसके साथ ही साथ जो हमारा बेटा बॉडी के जो फंक्शन है, जिसमें वैक्सीनेशन है बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ फैक्टर। ओके, और साथ ही साथ फूड का हाइजीन, वाटर रिसोर्स जो है इसका हाइजीन, ये सारी चीजें बेटा एक गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इस पार्ट में ज्यादा एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है, आप खुद बेटा बहुत समझदार हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसीज को समझ लेते हैं बेटा। डिसीज जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, फीलिंग अनकंफर्ट या फिर एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को क्या है बेटा, डिस्टर्ब कर देता है। ओके, कंट्रोल ऑफ वेक्टर। कंट्रोल ऑफ वेक्टर का मतलब बेटा तेजस्विनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मॉस्किटो की हम बात करें, तो मॉस्किटो क्या करता है बेटा, एक पैरासाइट, एक प्रोटिस्ट को वो कैरी कर रहा है। प्रोटिस्ट का नाम है बेटा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि एनाफिलिस मॉस्किटो के बॉडी में गया और उसने आके एक ह्यूमन बॉडी को क्या किया बेटा, बाइट कर दिया। बाइट करते उसने क्या किया, उस प्लाज्मोडियम को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। देन क्या हो गया, उसे मलेरिया हो गया। तो मलेरिया कॉजिंग वेक्टर जो है वो क्या है बेटा, मॉस्किटो है। तो उस मॉस्किटो को कंट्रोल करेंगे बेटा तो मलेरिया को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, अब प्लाज्मोडियम की बेटा 4 स्पीसीज होती है रुतिका। हाँ, फाल्सीफेरम भी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की। ओके, चलो जहां नहीं समझ में आता टर्म डायरेक्टली पूछ लिया करो।
ठीक है। अब डिसीज जो है बेटा, तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा बॉडी, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शंस, सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, ये सारी चीजों को हम डिसीज कहते हैं। थोड़ा सा बेटा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी हम जाएंगे, ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और आगे चल के भी आपको फायदा मिलेगा, आज के टाइम पे भी आपको फायदा मिलेगा। तो बेटा डिसीज क्या है और डिसीज कैसे होती है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ओके, तो डिसीज क्या है और डिसीज कैसे होती है, ये समझने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले बेटा डिसीज कॉजिंग एजेंट जो है ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से डिसीज कॉजिंग एजेंट है जिनकी वजह से बेटा क्या चीज डिसीज हो रहा है। ओके, ईश्वरी का क्वेश्चन आया कौन सा प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करेगा, बेटा चारों भी, ठीक है। अब वहां पे टर्सरियन मलेरिया होता है, मेलिग्नेंट मलेरिया आता है, जैसे आपने सुने होंगे ब्रेन तक के मलेरिया पहुंच गया तो इमीडिएटली डेथ हो गई, टर्म है बेटा, उसकी स्पीसीज है, बट 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की और चारों भी मलेरिया कॉज करती है। ओके, हाँ वाइवेक्स भी है बेटा। ओके, तो डिसीज कॉजिंग एजेंट के बारे में हम देख रहे हैं बेटा अभी। ओके, तो डिसीज कॉजिंग एजेंट जो है बेटा, पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें बेटा बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, ये आता है। सबसे पहले सिंपल नाम देख लेते हैं टर्म, उसके बाद वन बाय वन देखेंगे। सेकंड बेटा न्यूट्रिशनल एजेंट आता है, फूड डाइट बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल एजेंट जो है बेटा ये भी है, केमिकल एजेंट्स एंड मैकेनिकल एजेंट्स। यहाँ पे बेटा ये 4 टाइप के एजेंट्स हैं, जिसमें फर्स्टली सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और बायोलॉजिकल एजेंट की यदि हम बात करें तो बायोलॉजिकल एजेंट में बेटा पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, इंसेक्ट, ये सारे जो है बेटा, ये क्या है बेटा, बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है। सेकंड हम लोग देखेंगे बेटा न्यूट्रिशनल एजेंट, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स का डेफिशिएंसी होगा, प्रोटीन यदि कम ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे के सारे बेटा न्यूट्रिएंट एजेंट में आते हैं, जिनकी वजह से बेटा डिसीज हो सकती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट फिजिकल एजेंट, ये यहाँ तक के क्लियर बेटा सभी लोगों का। हाँ, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट की यदि हम बात करें बेटा, तो देखो बहुत ज्यादा ठंड यदि आ जाए या एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, ठीक है, साउंड, ये सारे के सारे बेटा आते हैं फिजिकल एजेंट में, जिनकी वजह से बेटा डिसीज होता है। हाँ बेटा कलश क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो बेटा, हैंड रेज हुआ है आपका, व्हाट डू वांट टू आस्क। आर्यन बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट ये लो, एक्सेप्ट करो, म्यूट अनम्यूट बोल सकते हो अभी आप लोग, कैसे प्रॉब्लम है। हर्ष बेटा बहुत सारी मेथड्स है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। नो प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा ओके भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लियांसु रिपीट ऑल एजेंट, ओके बेटा, एक बार सभी एजेंट को की स्लाइड फिर से देखना है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है फिजिकल एजेंट, बेटा इलेक्ट्रिसिटी, एक काम करना, इलेक्ट्रिसिटी का फिजिकल एजेंट में कोई रोल नहीं होता, तो एक काम करना, घर पे जाना, एक स्विच को तोड़ना, तोड़ने के बाद उस पर हाथ लगा देना और फिर समझ लेना क्या होता है उसका रोल, ठीक है, पूरा हमारे बॉडी सिस्टम को डैमेज कर देगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल होता है, देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को तो। देखिए बेटा यहाँ पे एजेंट्स देख रहे हैं हम लोग, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। बायोलॉजिकल में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से डिसीज हो रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजी, ये आता है। न्यूट्रिएंट एजेंट की हम बात करें तो जो हमारा फूड है, फूड वाटर जो है हमारा, प्रोटीन हो गया, जो भी हमारा फूड कंपोनेंट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी हुई। अब इनका देखो रोल क्या होता है, न्यूट्रिएंट एजेंट को लेके आप बोलोगे सर आपने इसके पहले बायोलॉजिकल एजेंट बताए, वो तो हमें समझा कि वायरस हमारे बॉडी में जाएगा तो हमको डिसीज होंगी, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाएगा तो हमें डिसीज होगी, वो तो हमें समझ रहा है। लेकिन सर आप ये जो न्यूट्रिएंट एजेंट जो बता रहे हो, ये इसका कनेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं समझ रहा हमको कि ये रोल क्या है। बेटा एक प्रोटीन की हम बात करते हैं,
तो प्रोटीन मीन्स सपोज यहाँ ये आपका कोविड-19 आपकी बॉडी में पहुंचा, तो आपके बॉडी ने उस कोविड-19 को मारने के लिए क्या बताया बनाया बेटा, एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो उसको मारेगा। समझ रहे हो? मीन्स प्रोटीन जरूरी है कि नहीं, बताओ। उसका डेफिशिएंसी हुआ तो कोई भी पैथोजन, नॉट ओनली कोविड-19, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में जाके इमीडिएटली इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उसको मारने के लिए आपके बॉडी को क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिएंट चाहिए ना। तो न्यूट्रिएंट एजेंट का यदि डेफिशिएंसी हुआ, या फिर मिनरल टॉक्सिसिटी भी हमने पढ़े बेटा, मतलब एक लिमिट अमाउंट में ही आपके बॉडी में कोई चीज चाहिए, वो मिल रहा है तो ठीक है, कम हो या ज्यादा हो तो अफेक्ट करेगा। न्यूट्रिशन एजेंट भी जो है बेटा हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल एजेंट की बात करें बेटा, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, बहुत प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये सारी चीजें बेटा हमारे बॉडी को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके। केमिकल एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जो दो टाइप के होते हैं, एंडो और एक एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट। पहले हम लोग समझते हैं एंडोजीनियस केमिकल एजेंट मींस, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में बेटा जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और यूरिया या यूरिक एसिड का कंपोजिशन यदि हमारे बॉडी में ज्यादा हुआ तो आप जानते हो क्या होता है, किडनी डैमेज होगा, हमारे बॉडी में बाकी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। समझ गए? तो ये किस में आता है, एंडोजीनियस केमिकल एजेंट में। एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट डस्ट आता है बेटा, मेटल्स हो गया, फ्यूम्स हो गया, गैसेस हो गया, कुछ एलर्जेंस जैसे पोलन ग्रेन्स हो गए, वो हमारे बॉडी में जाएंगे, स्किन को डैमेज कर सकते हैं, इचिंग होता है, ठीक है, बॉडी में जैसे ट्रांसफर होगा तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सारे आते हैं बेटा केमिकल एजेंट पे। केमिकल एजेंट बेटा दो तरीके से काम कर रहे हैं, बॉडी के बाहर से, एक बॉडी के अंदर से। ओके बेटा, क्लियर हुआ बेटा? आयुष कौन सा एजेंट वाली दिखा दिया मैंने। जानवी क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा, फिर से मैसेज करो। साहिल का हैंड रेज हुआ है बेटा, साहिल क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। मैंने दिया हूं ना आपको अनम्यूट आपकी खुद से, अलाउ है बेटा, म्यूट अनम्यूट बोलो, क्या बोलना बोलो जल्दी से। ओके, हैंड रेज कर रहे हो बेटा तो जल्दी से रिस्पॉन्स करो। दिशा क्या प्रॉब्लम बेटा बोलो। आप देखो, आप म्यूट अनम्यूट वाला गेम खेलने लगे भी, मैं लॉक कर दे रहा हूँ। जैसे प्रॉब्लम आएंगी हैंड रेज करो, चैट में क्वेश्चन करो। एलर्जेंस पूर्वल एलर्जी कॉज करते हैं, पॉलन ग्रेन्स बेटा यूजफुल भी होते हैं बट डिसीज भी कॉज करते हैं। हाँ बेटा ये लो, एक्सेप्ट करो, बोलो बेटा क्या बोलना चाह रहे हो कृणाल। सर ये फ्यूम्स क्या है? फ्यूम्स मीन धुआं, डस्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वो जो स्मोक जो होता है ना, उससे भी अफेक्ट होता है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हर्ष बेटा क्या लिखे मुझे नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़े बेटा, चलो कंटिन्यू करते हैं। जस्ट बेसिक कंसेप्ट बेटा ये समझना जरूरी है, इससे रिलेटेड पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, बहुत डिटेल में भी नहीं जा रहे बेटा हम लोग, लेकिन सिंपल जनरल से टर्म्स जो है हमें समझना है। अब मैकेनिकल एजेंट्स बेटा, इंजरीज हो गया, फ्रैक्चर्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये किसमें आता है बेटा, मैकेनिकल एजेंट में। अब थोड़ा सा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पास्ट ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे जनरली क्वेश्चंस जो है लास्ट के जो 10% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ सकते हैं, इसलिए। और कंसेप्ट बेटा, क्योंकि आगे का जो एनसीईआरटी का कंसेप्ट हमें जो देखना है, वो सारे कंसेप्ट जो है उसको समझने के लिए बेटा डिसीज के टाइप्स जो है हमें मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी में सिंपल टर्म में दिया है, उसी सिंपल टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझा रहा हूं मैं आपको, कि बेटा डिसीज जो है इसको जनरली टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, और टू कैटेगरीज जिसमें एक ऐसा डिसीज जो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब बेटा, जैसे अभी हम बैठे हैं, अभी हेल्दी थे, थोड़ी देर के बाद हमें कुछ हो गया, वो कहलाता है बेटा एक्वायर्ड डिसीज। एक ऐसा डिसीज जो बेटा बाय बर्थ हमें मिला है, ठीक है, वो कहलाता है बेटा कंजेनिटल डिसीज। डिसीज टर्म बेटा आपको मालूम होना चाहिए। ओके, डिसीज टर्म जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ऐसा डिसीज जो कि क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, आफ्टर दी, क्या कह सकते हैं हम, बर्थ, जो हमारे बॉडी में स्प्रेड हुआ, वो क्या कहलाएगा बेटा, आफ्टर द बर्थ जब स्प्रेड हो रहा है तो वो कहलाएगा एक्वायर्ड डिसीज। ओके, और एक तो जो है बाय बर्थ हमें मिला है, बाय बर्थ जो है
वो कंजेनिटल आता है। ठीक है, स्प्रेन का मतलब होता है तेजस्विनी ज्वाइंट्स और लिगामेंट्स जो होता है वो वीक हो जाते हैं, या फिर मसल्स जब वीक होते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है स्प्रेन। क्लियर हुआ बेटा? ओके, ठीक है। ओके, सेकंड क्या है? डिस्क्लोज। क्या बोले आपने? डिस्क्लोकेशन का मतलब होता है बेटा डिस्प्लेसिंग। ठीक है, एक ऐसा स्टेट जिसमें डिस्प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, लीनियर डिफेक्ट भी हम कह सकते हैं इसको। सिंड्रोम एंड सिम्टम्स का डिफरेंस क्या है? सिम्टम्स मींस बेटा जो बॉडी में जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं रिद्धि, वो क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स। अब सिंड्रोम जो है जनरली जेनेटिक डिफेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे टर्नल सिंड्रोम हो गया। ठीक है, टर्नल सिंड्रोम मींस वो एक सिम्टम्स ही है, बट वो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम उसका यूज करते हैं। ओके रिद्धि, क्लियर हुआ? एंडो का मतलब बेटा इंटरनल, इनसाइड बॉडी। ओके रिद्धि, इसको सिंपल टर्म में ऐसा भी कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज पैटर्न ऑफ साइन या सिम्टम्स, वो सिंड्रोम कहलाएगा। हाँ बेटा, वो जेनेटिक नहीं है, तो भी हम यहाँ पे यदि देखें तो उसके लिए जो टर्म है मीन सिम्टम्स या बिहेवियर जो है एक क्या कह सकते हैं हम लोग, मेडिकल फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी कंडीशन है। ठीक है, और पैथोलॉजी के टर्म में एक क्या कह सकते हैं हम, साइन और सिम्टम्स जो है उसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर्ष बेटा, केमिकल एजेंट्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोजीनियस है और एक एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस मतलब जैसे कि कोई केमिकल, मस्टर्ड गैस की हम बात करते हैं। ठीक है, या फिर कोई एक गैस की हम बात करते हैं जो बाहर से आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ, और जैसे गैस आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ वो आपके कहाँ पहुंचा बेटा? ट्रैकिया में, लंग्स में, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से डायरेक्टली ट्रांसफ्यूज हुआ आपके ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड की हेल्प से आपके बॉडी में स्प्रेड हो गया। अब बेटा वो जो गैस है वो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके आपके बॉडी को हार्म कर सकती है। तो ये क्या हुआ बेटा? बाहर से आया ना, तो ये एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट में आ जाएगा। अब यदि हम एंडोजीनियस केमिकल एजेंट की हम बात करें तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स बन रहे हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो बेटा ये जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड जो हमारे बॉडी में इनसाइड में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल, इसलिए वो एंडोजीनियस हो गया। जो हमारे बॉडी में यदि उसका कंसेंट्रेशन एक्सेस हुआ तो हार्म करेगा। इसलिए क्या होता है बेटा, यूरिनेशन की प्रोसेस जो होती है, मिक्सचुरेशन की जो प्रोसेस होती है, उसकी हेल्प से फाइनली वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो केमिकल सब्सटेंस को हमारे बॉडी से रिमूव करना होता है। ठीक है, यदि रिमूव नहीं किए तो क्या होगा बेटा? पॉइजन हो जाएगा, टॉक्सिन्स, टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में बढ़ते जाएंगे, जो हमारी बॉडी को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। ओके बेटा, हर्ष क्लियर हुआ? इम्यूनाइजेशन मींस बेटा लियांशु हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं हम, इम्यूनाइजेशन इसी के बाद आने वाला है टर्म। ठीक है, इम्यूनाइजेशन को सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन हमारे बॉडी में यदि गया है, ठीक है, और वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसके पहले ही हम लोग एक वीकेंड पैथोजन को हमारे बॉडी में इंटर करा के हमारे बॉडी को क्या करते हैं बेटा? एक स्ट्रांग बना लेते हैं। तो उस टर्म को क्या कहेंगे बेटा? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स में एक क्या कह सकते हैं बेटा? वीकेंड पैथोजन को एक्सपोज करके उसके बॉडी को स्ट्रांग बनाए, ताकि नेक्स्ट टाइम, जैसे पोलियो के लिए हम लोग जो पोलियो ड्रॉप यूज करते हैं, तो पोलियो या फिर जैसे आपने देखे होंगे छोटे बच्चों को जो वैक्सीनेशन जो दी जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा? ओरिजिनल बैक्टीरिया और वायरस उसके बॉडी में इंटर कराते हैं। फिर क्या होता है? उसको फीवर आता है। फीवर आने के बाद उसके बॉडी ने क्या किए? उस बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए अपने बॉडी के जो इम्यूनिटी उसको बढ़ा लिया। अब अगले बार उसको यदि हैवी डोज, हमने जो डोज दी वो वीकेंड डोज था, अब बाद में चल के बेटा वही वायरस और बैक्टीरिया का हैवी डोज भी उसकी बॉडी में आएगा, तो उसकी बॉडी के पास पहले से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो उसको मारने के लिए रेडी रहेगा। वो कहलाता है इम्यूनाइजेशन। लियांशु समझ में आ गया बेटा? ओके,
चलो, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है बेटा, पूछते जाइए जहां पे डाउट आता है, ठीक है, वन बाय वन एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते बेटा अभी हम नेक्स्ट पार्ट में। तो डिसीज के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो डिसीज बेटा एक्वायर्ड डिसीज जो आफ्टर द बर्थ जो डेवलप हो रही है, ठीक है, जो कि नॉन इनहेरिटेबल है बेटा। एक है इनहेरिटेबल मींस जो क्या कहलाएगा बेटा, कंजेनिटल। बट एक्वायर्ड डिसीज बेटा जो कि आफ्टर द बर्थ जो कि नॉन इनहेरिटेबल है, इसको भी बेटा टू टाइप में डिवाइड किया है, कम्युनिकेबल डिसीज आता है और एक नॉन कम्युनिकेबल। ये टर्म बेटा याद रखना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेबल को बेटा कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मींस किसी भी पर्सन के कांटेक्ट से दूसरा डिसीज फैल जाएगा, मतलब डिसीज फैल जाएगी। कोरोना वायरस जो है, ठीक है, यदि किसी पर्सन को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और हम उसके कांटेक्ट में गए तो हमें भी वो डिसीज हो जाएगा। इस टाइप के डिसीज को कहते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिसीज, या फिर इसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब, अब बेटा किसी पर्सन के पास आप बैठ गए, उसको डिसीज है बट आपको नहीं हुआ, ठीक है, कैंसर आ गया इसमें, ठीक है, किसी पर्सन के पास बैठने में यदि उसको कैंसर है और आपको भी कैंसर हो जाए तो नॉन कम्युनिकेबल में आएगा क्या? नहीं, वो कम्युनिकेबल में आएगा। बट कैंसर ऐसा होता है क्या? नहीं। डायबिटीज, ठीक है, आपको हो रही है क्या, किसी को है तो नहीं, तो वो किस में आएगा बेटा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा। ओके, जिसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया? वॉइस ब्रेक हो रहा होगा, मुझे भी समझ में आ रहा है बेटा, जस्ट मिनट। अभी क्लियर है क्या बेटा? देखो वॉइस क्लियर हुआ क्या? देखो एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स करो, अभी ठीक हो गया होगा। पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है तो इन्फेक्शियस डिसीज, यदि ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड-19 जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, वो किस में आएगा? कम्युनिकेबल डिसीज। डायबिटीज की का एग्जांपल देखिए, डायबिटीज पेशेंट के पास बैठने से आपको यदि डिसीज नहीं हो रहा है तो किस में आएगा? वो नॉन कम्युनिकेबल में आएगा। नेक्स्ट इसमें आते बेटा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छी तरह से। ओके, कौन सा हेरिटेबल है, कौन सा इनहेरिटेबल है, कौन सा कम्युनिकेबल है और कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग यहाँ पे बेटा वन बाय वन, सबसे पहले कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिसीज जो है ये हम लोग समझते हैं। पहला है बेटा इन्फेक्शियस डिसीज में, जो कि कॉज हो रहा है किसकी वजह से बेटा? पैथोजन की वजह से। पैथोजन में वायरस होगा बेटा, रिकेट्सिया है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और वर्म। रिकेट्सिया आपके लिए न्यू टर्म होगा बेटा, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है। सेकंड बेटा, ये डिसीज जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल टर्म में इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेबल डिसीज। और कम्युनिकेबल डिसीज जो है बेटा, इसे अगेन टू टाइप में बेटा डिवाइड किया है, मोड ऑफ स्प्रेड। एक आता है जिसमें कंटेजियस डिसीज, और सेकंड आता है बेटा नॉन कंटेजियस डिसीज, ठीक है, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेजियस, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस तीनों टर्म बेटा ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। ओके, और इन क्वेश्चंस के आने के चांस बहुत ज्यादा है। और ये टर्म आपको बेटा अभी समझ में आ गया बेटा, सारे लाइफ, मेडिकल लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे कंटेजियस, कंटेजियस मतलब किसी पैथोजन, कोई पैथोजन जब ट्रांसफर हो रहा है अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्ट, रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये जो डिसीज है ये क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसफर हो रही है हेल्दी पर्सन से अफेक्टेड पर्सन में, तो ये क्या कहलाएगा? कंटेजियस डिसीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये कंटेजियस डिसीज कहलाएगा। ओके, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद बेटा देखिए एक यहाँ पे फर्स्ट नॉन कंटेजियस, जिसमें इन्फेक्टिव एजेंट जो है बेटा, जैसे वेक्टर, डेंगू और मलेरिया जो होता है, ये किस में आ जाएगा बेटा? नॉन कंटेजियस। देखो टर्म याद रखना बेटा, कंटेजियस मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रहा है, वो कंटेजियस, ठीक है, बाय कांटेक्ट। लेकिन कोई एजेंट है, कोई वेक्टर है, जैसे डेंगू और मलेरिया जो है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रांसफर होता है, तो इसको हम कंटेजियस नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नॉन कंटेजियस कहेंगे। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ओके, यस सर, सभी लोगों को क्लियर है। ओके, मीजल्स बेटा टेप, ओके ठीक है बेटा, हाँ हाँ,
चलो कि हाँ सही है बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी की है, कौन सा देखे बेटा हम लोगों ने, कम्युनिकेबल डिसीज का हम लोगों ने स्टडी की है। ठीक है ईश्वरी, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताओ एक बार। ठीक है बेटा जस्ट मिनट, अब एक स्लाइड यहाँ पे देखना पड़ेगा, सारे एक साथ आ रहा है। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, मेरे को व्हाइट बोर्ड शेयर करना पड़ेगा। ओके एक बात फ्लो चार्ट के टर्म में आपको समझना है, फ्लो चार्ट के टर्म में समझा दे रहा हूँ बेटा मैं। ओके व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया बेटा सभी को। हाँ देखिए बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे डिसीज देख रहे हैं। ठीक है, अब उसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको विद राइटिंग की हेल्प से बता देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे जो है डिसीज जो है ये हम समझ रहे हैं। अब डिसीज की यदि हम टाइप्स देखें बेटा, तो डिसीज जो है, इसमें एक डिसीज जो आफ्टर दी बर्थ जब डेवलप होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्वायर्ड डिसीज। ओके एक्वायर्ड डिसीज जो बेटा, जो आफ्टर दी बर्थ डेवलप हुआ और जो कैसा है बेटा, नॉन हेरिटेबल है। समझ गए। और दूसरा आएगा बेटा कंजेनिटल डिसीज। कंजेनिटल डिसीज मींस जो बाय बर्थ जो है डेवलप हुआ है। ओके फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जो एक्वायर्ड डिसीज है, कौन सी बेटा, जो एक्वायर्ड डिसीज है, एक्वायर्ड डिसीज में यहाँ पे दो डिसीज आती है। एक डिसीज जो कि कम्युनिकेबल डिसीज है और एक जो है जो नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल जो इन्फेक्शियस है और जो नॉन कम्युनिकेबल है जो कि इन्फेक्शियस नहीं। अब जो इन्फेक्शियस है मींस जो कम्युनिकेबल जो डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज यदि हम देखिए तो यहाँ पे बेटा दो डिसीज आता है, एक तो आता है कंटेजियस डिसीज और दूसरा आता है नॉन कंटेजियस डिसीज। ओके अब कंटेजियस डिसीज मतलब जो पैथोजन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्ट, और नॉन कंटेजियस मींस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कम्युनिकेबल में आ जाएगा। फिर नॉन कम्युनिकेबल की यदि हम बात करें बेटा, तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है, अब यहाँ पे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, जैसे ड्रग एडिक्शन हो गया, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर इसमें आ जाएगा। ठीक है कुछ डेफिशिएंसी डिसीज जो है वो भी इसमें आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा नॉन कम्युनिकेबल। ईश्वरी बेटा क्लियर हुआ बेटा। ओके ठीक, चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा अभी हम नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है बेटा, ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जाएंगे वो हटाते जाऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है फिर सेकेंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है, ये क्या है बेटा, पर्सन टू पर्सन जो है बेटा, ये स्प्रेड नहीं होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि ये जो डिसीज है बेटा, अदर एजेंट जो है, पैथोजन के अलावा दूसरे एजेंट्स जिसकी वजह से स्प्रेड होती है। इसमें कुछ टाइप्स है बेटा, जिसमें एक तो आ रहा है क्या चीज बेटा, कैंसर। ठीक है एक बार फिर से मुझे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है जस्ट मिनट। हाँ तो इसमें बेटा एक तो जो आ रहा है, क्या चीज आ रहा है बेटा, कैंसर आएगा, एलर्जी हो गया, एडिक्शन थोड़ी देर पहले बताया, मेंटल डिसऑर्डर, कुछ डेफिशिएंसी डिसीज हो गया, या फिर ऑर्गेनिक डीजनरेटिव डिसीज। ठीक है तो ये यहाँ पे ये सारी जो है डिसीज है, क्या क्या बेटा, कैंसर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा एलर्जी, फिर क्या आ रहा है, एडिक्शन, मेंटल डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी और ऑर्गेनिक डीजनरेटिव डिसीज। ठीक है तो अभी यहाँ पे बेटा वन बाय वन सारे इसमें हम थोड़ा से और समझते हैं क्या होता है। तो पहली चीज तो जैसे कि हम कैंसर की बात करते हैं बेटा, तो कैंसर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बेटा। बेटा मैं पहुंच रहा हूँ तेजस्विनी, बहुत फास्ट हो आप, अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। देखो यहाँ पे इस स्लाइड में है सारे इसका डेफिनेशन। ठीक है स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हाँ देखो बेटा कैंसर जो है एक ऐसा डिसीज मींस, यदि हम देखें तो आप जानते होंगे कैंसर के बारे में। ठीक है कैंसर हो या फिर एलर्जी हो, एक मिनट, हाँ देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। ठीक है अब ये सेल जो है, इसमें जो है नॉर्मल डिवीजन जो होता है
वन पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, अब जब सेल आपस में इस तरह से डिवाइड होते जाएगा, तो यहाँ पे एक सराउंडिंग जब टिश्यूज है, तो टिश्यूज के बाद जैसे ही ये सेल जब इस टिश्यूज के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। याद रखना ये टर्म बेटा, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। क्या कहलाता है? कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब अभी सेल में और फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो ये कब होता है बेटा? नॉर्मल सेल जब रही तब होता है ये। लेकिन बेटा कई बार होता ये है कि जब नॉर्मल सेल नॉर्मल ना रह करके क्या होगा बेटा, अभी यहाँ पे और फिर डेवलपमेंट चालू हो गया, कंटिन्यू और डिवाइड होते जाएंगे और सराउंडिंग टिश्यू को भी डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और फिर इस तरह से बंच ऑफ सेल्स बन जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा मैलिग्नेंट, मींस ट्यूमर कॉज हो गया। इस टर्म को कहते हैं बेटा कैंसर। एलर्जी तो आप जानते हो, कैंसर जो है कैसे होता है अभी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी तक के आपने से टर्म सुने होंगे। तो देखो बेटा, कैंसर जो है अनकंट्रोल ग्रोथ किसका बेटा? सर्टेन टिश्यूज हो सकता है। जब नॉर्मल सेल्स जो है बेटा अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, तो जो नॉर्मल ऑर्गन्स है उसको भी क्या बेटा डैमेज कर देता है, वो क्या कहलाता है बेटा? कैंसर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एलर्जी। ठीक है, एलर्जी बेटा जिसको सिंपल टर्म में बेटा ये टर्म याद रखना, हाइपर सेंसिटिविटी। कुछ फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें एक टर्म बेटा, डिसीज टर्म है, याद रखना आपको, हे फीवर एक एलर्जी का टाइप है, और राइनिटिस, ठीक है, रनिंग नोज, वाटरी आईज आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये एलर्जी के सिम्टम्स। ये भी बेटा किसमें आ रहा है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ये। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है बेटा क्या चीज? एडिक्शन। ठीक है, अब एडिक्शन की यदि हम बात करें, तो एडिक्शन जो है बेटे, यहाँ पे बाय मिस्टेक कंजेनिटल हो गया, कंजेनिटल हमने पहले ही पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे कंजेनिटल टर्म ही आएगा। यहाँ पे जो है क्या चीज बेटा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हम देख रहे हैं। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की यदि हम बात करें, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो बेटा ये एक्वायर्ड डिसीज में, ये बाय बर्थ थोड़ी हुआ है बेटा। ठीक है, कंजेनिटल जो है वो टर्म किसके लिए यूज होगा? कंजेनिटल। कंजेनिटल मींस बाय बर्थ। तो ये जो है ये क्या बेटा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, इधर नहीं जाना, नहीं तो आपको जो है कंफ्यूजन होगा। एडिक्शन, ड्रग एब्यूज, अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंकिंग करने वाले लोग, ठीक है, खर्रा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब देखे होंगे आपने, जिससे लीवर अफेक्ट होता है, जिसके लिए टर्म यूज होता है लीवर सेरोसिस। तो ये बेटा ये किसमें आता है? एडिक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। फिर मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर की यदि हम बात करें बेटा, तो मेंटल डिसऑर्डर मींस डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये सारे जो टर्म है बेटा ये किस में आएंगे बेटा? हमारे मेंटल डिसऑर्डर में आएंगे। फिर डेफिशिएंसी डिसीज बेटा, जो फूड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, इनका जब डेफिशिएंसी होता है तो उसकी वजह से, जैसे क्वाशियोरकर, बेरी बेरी, रिकेट्स, मेरास्मस, गोइटर, ये डिसीज होती है। और लास्ट आता है बेटा ऑर्गेनिक या फिर डी जनरेटिव डिसीज। एक ऐसा डिसीज जिसमें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होता है उसका माल फंक्शनिंग होता है, ड्यू टू क्या कह सकते हैं हम, सेनेसेंस, मींस ओल्ड एज होने के बाद। जैसे हमारा हार्ट हो गया, कई पर्सन का लीवर, किडनी जो है डैमेज होना चालू हो जाता है, मींस क्या हो रहा है बेटा? मसल्स या ऑर्गन्स क्या है? डीजनरेट हो रहा है, तो उसको बेटा डीजनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये सारे हैं बेटा जो कि आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में। ओके, अब पहुंच गए हम लोग मेन जो हमें स्टडी करना था, कंजेनिटल डिसीज। कंजेनिटल डिसीज की हम बात करें बेटा, तो कंजेनिटल डिसीज जो है जो कि बर्थ से होगा, और बाय बर्थ जो डेवलप हो रहा है जो डिसीज, ओके, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा कंजेनिटल डिसीज। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखें तो इसमें बेटा इसको बेसिकली टू टाइप में डिवाइड किया है। एक तो बेटा जो जीन की वजह से हो रहा है, जीन में जब गड़बड़ी होंगी तो उसकी वजह से हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? हेरेडिटी या फिर जेनेटिक डिसीज, जिसमें बेटा जनरली जो जीन म्यूटेशन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। एल्केप्टोन यूरिया, एल्बिनिज्म, फिनेलकीटोन यूरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें जब मैं आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स जब पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे बेटा ये सारा पोर्शन जो है आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है डिसीज और कैसे होता है। अभी फिलहाल आप सारे के नेम्स याद रखिए जो कि इम्पोर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट आता है बेटा क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ये भी हम लोग बेटा वहीं पे स्टडी करेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, मींस सिंड्रोम जो होता है बेटा जब क्रोमोजोम में गड़बड़ी होती है। नॉर्मली 46 क्रोमोजोम है, ठीक है, 46 क्रोमोजोम में जैसे कि XX और XY जो क्रोमोजोम होता है, ठीक है, तो XX या फिर XY क्रोमोजोम जो है तो वहां पे X नॉट जब आ जाएगा तो वो कहलाता है बेटा टर्नर सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स या XXY यदि हम देखेंगे तो ये क्या होता है बेटा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें बेटा जो है हम वहीं पर स्टडी करेंगे। डाउन सिंड्रोम में ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, 21 क्रोमोजोम जो उसमें एक एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोजोम आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सारा पार्ट जो है हम लोग जब मेंडेलियन जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, कंजेनिटल डिसीज में कौन कौन से आ रहे हैं। हाँ बेटा सिकल सेल एनीमिया भी आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, हमने पढ़े थे। ओके, ओके, गुड, ठीक है। तो ये जो है बेटा किसमें आ गया, कंजेनिटल डिसीज। सिर्फ डिसीज के नाम आपको याद रखना है और ये कौन से कैटेगरी में आ रही है ये आपको याद रखना है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज रॉबर्ट कोच जो है यह बता रहा था, ठीक है, जैसे मैंने आपको पास्चर के बारे में जो बताया था। हाँ बेटा, गुड, वेरी गुड रिद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे कंजेनिटल डिसीज को क्योर कर सकते हैं बेटा यदि एम्ब्रियोनिक टाइम पे जीन डिफेक्ट को जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जाए तो। ईश्वरी, हम लोगों ने बायोटेक में स्टडी किए हैं, आफ्टर दी बर्थ प्रॉब्लम तो रहना ही है। बाय बर्थ जो है जो डिसीज आया है उसका क्यूरियसिटी जो है बहुत ही कम चांस होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसको क्योर किया जा सकता है क्योंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट है, जीन की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से आया है। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा जो आपको समझना है इसमें, पैथोजन डिजीज कैसे कॉज करता है इसको बेटा हमारा एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच, उन्होंने बताया था। जिसके अकॉर्डिंग बेटा इन्होंने कोच पास्चुलेट्स जो है वो दिए। कोच पास्चुलेट्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है बेटा। देखिए जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग इधर कहाँ गया हमारा इन्फेक्शियस डिसीज का हम लोग स्टडी कर रहे थे, चलो बहुत दूर चला गया हो। इन्फेक्शियस डिसीज का जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो इन्फेक्शियस डिसीज में बेटा हम लोगों ने देखे थे कि जैसे कि सपोज ये एक पैथोजन है, सॉरी ये एक पर्सन है, ये पर्सन जो है यदि मान लो कोई भी पैथोजन इस पर्सन को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने क्या बताया बेटा कि पहली चीज तो कोई भी एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है एक स्पेशल टाइप के डिसीज को कॉज कर सकता है। यदि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी पर्सन की बॉडी में एंटर किया तो उसको डिसीज कर देगा, और इसी पर्सन की बॉडी से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, और आइसोलेट करने के बाद यही पैथोजन को यदि किसी हेल्दी पर्सन में फिर से इंजेक्ट कराया जाए तो बेटा उस पे भी वो डिसीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा डिसीज स्प्रेड होती है, जो कि पहले के टाइम के लोगों का जो भ्रम था उसको तोड़ दिया एक तो लुईस पाश्चर और दूसरे रॉबर्ट कोच दोनों ने मिलकर। तो रॉबर्ट कोच ने बेटा जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिसीज को कॉज करते हैं वो बताया उसके टर्म में बेटा कोच पास्चुलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 पॉइंट पास्चुलेट्स जो दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले, द ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी रेगुलरली फाउंड इन द बॉडी ऑफ द एनिमल जो डिसीज को सफर कर रहा है बेटा। कोई पर्सन यदि जैसे डिसीज हुआ है तो उसके लिए बेटा रिस्पॉन्स करेंगे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ही डिसीज होता है। फिर बेटा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट करके उनको प्योर फॉर्म में कल्चर मीडिया पे या आर्टिफिशियल मीडियम में हम ग्रो करा सकते हैं, उनको वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। सेकंड पास्चुलेट्स जो रॉबर्ट कोच ने दिया। फिर बेटा यही सेम पास्चुलेट्स जो है बेटा मीन सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी पर्सन की बॉडी में यदि इंजेक्ट किया जाता है तो उनकी बॉडी में भी क्या होगा बेटा, ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि बेटा यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बता रहा हूं मैं आपको क्या चीज, कि सेम जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करके यदि हम उसे हेल्दी पर्सन में पहुंचाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसको भी डिसीज हो जाएगी, और इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा रिकवर भी कर सकते हैं फ्रॉम इंजेक्टेड एनिमल से। ये 4 पोस्टपोस्टुलेट्स जो दिए हैं, बट ओरिजिनली अप्लाई जो होता है बेटा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो पोस्टपोस्टुलेट्स है, ठीक है, एनिमल डिसीज के लिए, और इक्वली एप्लीकेबल होता है बेटा ह्यूमन, मींस एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए कोच पास्चुलेट्स एप्लीकेबल है। बट बेटा एक लेप्रोसी बैक्टीरिया है, ठीक है, और लेप्रोसी जो है मींस यहाँ पे एप्लीकेबल टू वायरल डिसीज एंड लेप्रोसी, इस पर ही हम इस
कोच पास्टुलेट्स जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें बेटा किसने बताया बेटा, रॉबर्ट कोच जो है उसने बताया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉरी कोच पास, हाँ देखिए पहली चीज तो वायरस, वायरस जो है अब देखो यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है, तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे जो बताया हुआ है क्या चीज, ऑर्गेनिजम्स जो है मस्ट बी आइसोलेट एंड ग्रो प्योर कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, ये बताया है। तो बेटा कोष पास्टुलेट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, वायरस पे, नॉट एप्लीकेबल टू वायरल डिसीज। वाई, वायरल डिसीज पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बेटा वायरस को हम आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते, उसको हमको वायरस जो है बेटा यदि कल्चर कर सकते तो आज हमारे पास कोविड-19 का वैक्सीन तैयार हो जाता। ठीक है, वायरल डिसीज जो है बेटा उसके लिए हमको वायरस को पहले किसी एनिमल में इन्फेक्ट करना पड़ेगा, जब वायरस उस एनिमल को इन्फेक्ट करेगा तब हम उस मेडिसिन का जो ड्रग है जो वैक्सीन है उसका हम डोज जो है उसका इफेक्ट देखेंगे। ओके बेटा रिद्धि कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चार्जिंग लगा के ट्राई करो, कैसे लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है मेंटेन रखा करो। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाद में देख लेना, ठीक है बेटा, ओके ठीक है बेटा, समझ गए। तो कोष पास्टुलेट्स बेटा सेम लेप्रोसी बैक्टीरिया जो है इसको भी बेटा हम आर्टिफिशियल मीडियम में जो है ग्रो नहीं करा सकते। ठीक है, तो लेप्रोसी बैक्टीरिया जो है नॉट पॉसिबल टू ग्रो कल्चर मीडिया, और सेम वायरस जो है बेटा उसको भी हम कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करा सकते। रिकैप कोच पास्टुलेट्स, कोच पास्टुलेट बेटा 4 टाइप्स है। पहली चीज तो देखो कोच पास्टुलेट जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने क्या बोला, कोई एक पर्सन है, इस पर्सन को यदि डिसीज हुआ है तो डिसीज होने के पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकंड बेटा इस पर्सन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में आइसोलेट कर सकते हैं, कल्चर मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं। थर्ड कोच पास्टुलेट्स इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो लेबोरेटरी में ग्रो करा है यदि हम इसे हेल्दी पर्सन पे ट्रांसफर किए तो उस पे भी डिसीज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से बेटा हम लोग इस ऑर्गेनिजम्स को बेटा इंजेक्टेड एनिमल से लेकर के हम एनिमल में इंजेक्ट करके उसको रिकवर भी कर सकते हैं, ये बताया, बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया है। क्लियर हुआ बेटा गौरव, यही पूछना चाह रहे हो, और कोई डाउट या फिर स्लाइड रिवाइज करूँ पीछे। रुतिका कहाँ पे पढ़े बेटा आपने ये टर्म, साइजोफेरिना कहाँ पढ़े बेटा ये आपने टर्म, साइजोफेरिना था या साइजोफेजिया था बेटा, ओके मेंटल डिसीज में, बहुत दूर चला गया हमारा स्लाइड। साइजोफेरिना, साइजोफेरिना जो होता है, साइजोफ्रेनिक कह सकते हैं हम लोग, मींस जो क्या कह सकते हैं बेटा साइकेट्रिक जो डिसीज होता है ना उसके लिए ये टर्म यूज होता है। मेंटल इलनेस मतलब ये सारे टर्म जो बेटा मेंटल डिसऑर्डर को लेकर ही है। थिंकिंग और बिहेवियर यदि चेंज हो गया तो उसके लिए बेटा साइजोफ्रेनिला फ्रेनिला जो है वो टर्म यूज होता है। एंजाइटी मींस बेटा नर्वसनेस होता है, ओके। साइकोसिस मींस वही साइकिक डिसऑर्डर, ओके। और किसी का डाउट है बेटा इसको लेकर के, इस स्लाइड को लेकर के, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो है उसके लिए साइकोसिस टर्म यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, और किसी का कुछ डाउट, बेटा लियांशु राइटिंग का यूज ना करो, प्रीवियस स्लाइड शो करना है। गौरव कौन सा वाला स्लाइड बेटा, ये वाला कि इसके बाद वाला, पोस्ट पोस्टुलेट्स, लो बेटा गौरव, देखो बेटा कुछ पूछना है इसमें, देखो जल्दी जल्दी बेटा, आगे और भी कंसेप्ट देखना हम लोगों को।
गौरव पूछो जल्दी से, कुछ पूछना है या सिर्फ स्लाइड देखना है? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन, चलो गुड बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा पैथोजन कैसे अफेक्ट करते हैं, जिसको लेकर के रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने क्या टर्म बताया ये हमने देखे। लुईस पास्चर ने बेटा लोगों का भ्रम किस तरह से तोड़े हम लोगों ने ये देखे। ओके, फिर हिप्पोक्रेटस जो है उनके बारे में हमने टर्म देखे बेटा। ओके, साथ ही साथ विलियम हार्वेज जो है वो हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी किसी के कुछ डाउट है और तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड कौन सा बेटा, ये वाला ईश्वरी? बेटा किसी को क्वेश्चन पूछना है, ये आपको वॉइस म्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं मैं, आप विद द हेल्प ऑफ वॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, आयुष बोलो। यदि डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा, स्लाइड नंबर नहीं डाला क्या? ओके, भूल गया हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, ये वाला स्लाइड था, हो गया क्लियर? रुतिका? ओके, स्लाइड नंबर नहीं है, ध्यान नहीं रहा होगा, नेक्स्ट टाइम से वो मेंटेन रहेगा। चलो, तो ठीक है बेटा, लेवल 2 जो है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। कोश पास्चुलेट शॉर्ट में मैंने थोड़ी देर पहले बताया बेटा रुतिका। कोश पास्चुलेट जो है इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इसको कोई डिसीज हुआ है, तो उस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर इस माइक ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, यदि इससे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिसीज है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस पर्सन से बाहर निकाल के हम आइसोलेट करके उसे हम कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। फिर इस कल्चर मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी एक हेल्दी पर्सन में यदि इंजेक्ट कराए तो उसमें भी बेटा वो डिसीज कॉज हो जाएगी। ठीक है, लेप्रोसी मीन कुष्ठ रोग कहते हैं बेटा हिंदी में रीतिका। ओके, नेक्स्ट टाइम डिजीज के पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ। लेवल 2 जिनका बेटा लेवल 1 क्लियर हो गया होगा वो लेवल 2 के लिए रेडी रहेंगे, जिनका लेवल 2 रेडी हो गया है वो लेवल 3 के लिए रेडी रहेंगे। ईश्वरी का क्वेश्चन है, वीकेंड बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं बॉडी में ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। हाँ बेटा ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर बैक्टीरिया इंटर करेगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी रहेगा तो उसको मार देगा। या तो एंटीबॉडी रहेगा या फिर एंटीबॉडी बनाने का फंक्शंस रहेगा, वैक्सीनेशन कहते हैं बेटा। हाँ बेटा जो भी रहेगा वो अपडेट्स मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जो लेवल 2 है, लेवल 2 के बाद लेवल 3 के लिए रेडी रहेंगे बेटा। जो लोग टेस्ट देंगे उसी को चांस मिलेगा। ठीक है, स्पेशल ग्रुप बना हुआ है और मेन ग्रुप भी बना हुआ है। मेन ग्रुप में अनाउंसमेंट मिल जाएंगे, स्पेशल ग्रुप में आपको सारी चीजें मिल जाएगी बेटा। ओके, और बेटा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आपको ये बताया हूँ, आप यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे अपडेट मिलेगा। नहीं तो ये जो है लाइनिन और सीसी एक्सचेंज बायोलॉजी, ये लिंक पे आप क्लिक करो, बहुत सारे अपडेट आपको उस लिंक पे मिलेंगे। बहुत सारे नोट मटेरियल बेटा जो एलन का है, ठीक है, रेजोनेंस का जो मटेरियल है, कैरियर पॉइंट जो है पूछा था, वहाँ पे सारे मटेरियल जो है बेटा, यहाँ पे एक थर्ड ग्रुप स्पेशल स्टडी ग्रुप सेशन दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। क्वेश्चन पेपर जो है एलन के डीपीएस जो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हो, ये सब फ्री में अवेलेबल है। कई लोग बेटा 5 ईयर का बुक करके इसकी बेटा 5 ईयर का बुक भी बेटा आपका पीडीएफ अवेलेबल है। टेलीग्राम के लिंक अपडेट होता है बेटा, क्वेरी से आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेरी का भी लिंक इस टेलीग्राम पे दिया हुआ है। ठीक है, सारे लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं से मिल रहे हैं। ठीक, फिर भी कई लोगों को बेटा ये सारी चीजें यूज करना नहीं आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम रहती है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेरी फॉर्म है, वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सारी चीजें डायरेक्ट मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे पता चल जाएगा बेटा सारी
करते वक्त प्रॉब्लम आता है तो उसको रीसेट कर लेना बेटा, रीसेट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सचेंज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।